Hello students, how are you all? I think all of you will be fine. Myself Apeksha Mandir. Today we will start our new chapter which is how do organisms reproduce. यानी जो हमारे organisms होते हैं उनमें reproduction कैसे होता है. Before starting the chapter, I want to tell you that in previous chapter we have learnt about the life processes. You know what are life processes. लाइफ प्रोसेसेस जो होती है ये हमारी लाइफ का असेंशियल पार्ट होती है. मीन टू से कि जो हमारी लाइफ को सस्टेन करती है वो सारी प्रोसेसेस जिसमें हमने पढ़ा था डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन. इन सारी प्रोसेसेस के अलावा हमारी लाइफ की एक और प्रोसेस होती है जिसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. ये भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. ये प्रोसेस सिर्फ इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए ही ज़रूरी नहीं होती है बल्कि जितनी भी हमारी स्पीसीज़ हैं उनकी जनरेशन को बढ़ाने के लिए यानी स्पीसीज़ को बढ़ाने के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. ये एक यूनिक प्रोसेस है. ठीक है, तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की कि रिप्रोडक्शन होता क्या है. रिप्रोडक्शन एक इंटीग्रल फीचर है सारे लिविंग बींग्स का. ठीक है, द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग बींग प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइफ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. यानी जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. ठीक है, अब रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है लिविंग बीइंग की जो कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखने के लिए, यानी उनके लीनिएज को बनाए रखने के लिए, उनकी जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है रिप्रोडक्शन. इसके अलावा रिप्रोडक्शन जो है ये पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी होता है. हमें पता है कि हमारे इकोसिस्टम में एक पूरी चेन बनी हुई होती है. ठीक है, फूड चेन होती है एक तरह की. उस फूड चेन को मेंटेन करने के लिए भी रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है. ठीक है, दूसरा रिप्रोडक्शन जो है हमारे इकोसिस्टम की डिफरेंट बायोटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरी होता है. अब अगर हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें यू विल लर्न अबाउट इट इन नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, अगर बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं हमारे इकोसिस्टम के दोज आर इंक्लूडेड इन बायोटिक कंपोनेंट्स. ओके, रिप्रोडक्शन जो है ये इवोल्यूशन को भी फैसिलिटेट करता है क्योंकि इससे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वेरिएशन आती है. सेवरल मतलब आगे जब जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती रहती है तो उनमें वेरिएशन आती जाती है. वेरिएशन का मतलब है हमारा जो डीएनए होता है सारी स्पीसीज में डीएनए 99.9% सेम होता है. ठीक है, जो 0.1% होता है उसी के बेस पे सब में वेरिएशन आती है. मीन टू से कि अगर हम ह्यूमन की बात करें ह्यूमन बींग्स की तो सारे ह्यूमन बींग्स का जो फेनोटाइप होता है वो सेम नहीं होता है. ठीक है, सबकी शक्ल सेम नहीं होती है, सबका जो बॉडी का कलर होता है वो सेम नहीं होता है. ठीक है, सबके नैन नक्स जो फीचर्स होते हैं वो भी सेम नहीं होते, हाइट सेम नहीं होती है. तो ये सारी चीज़ें जो है ये जो 0.1% होता है डीएनए का उसके थ्रू ये वेरिएशन आती है. ठीक है, लेकिन ये वेरिएशन जो है ये बहुत सारी जनरेशन के बाद आनी शुरू होती है. तो इसलिए रिप्रोडक्शन जो है ये वेरिएशन के लिए भी ज़रूरी होता है. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप्स की कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है. मेनली रिप्रोडक्शन जो होता है उसके दो मोड्स होते हैं, ई सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब भी इस टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होता है कोई भी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. इसमें दो पेरेंट्स की जरूरत मतलब इसमें मेल और फीमेल की नीड नहीं होती है, केवल एक सिंगल पेरेंट ही होता है और इसमें किसी भी तरह का गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है. गैमेट मीन टू से जो कि ह्यूमन में जो जैसे ह्यूमन मेल में स्पर्म होता है फीमेल में ओवा होती है, दीज आर नोन एज गैमेट. ठीक है, तो जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें गैमेट फॉर्मेशन की नीड नहीं होती है. इस मेथड को हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी जिस मेथड में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो एंड नो गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट इज नोन एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, एंड another important thing is that
ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो म्यूसिस अकर। म्यूसिस यानी जो क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, सेल्स टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है, पेरेंट सेल जो है वो टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, एंड जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी हाफ हो जाते हैं। सपोज हमारे पास एक सेल है, ये पेरेंट सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम है, तो जब इसका म्यूसिस होगा तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, तो क्रोमोसोम भी हाफ हो जाएंगे, 23 एंड 23। तो जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें किसी तरह का म्यूसिस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एकदम इसके अपोजिट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फॉर्मेशन भी होता है और इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। मीन टू से कि इसमें मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है एंड गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो इस मेथड को, जिसमें टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट मेथड इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एंड वन अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होता है, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यानी मेल्स में अलग गैमेट बनते हैं और फीमेल्स में अलग गैमेट बनते हैं। फिर जब उन गैमेट्स का फ्यूजन होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? हियर यू कैन सी these are the parts of you can say that these are the types of asexual reproduction, in which first one is fission. Fission is of two types, binary fission and multiple fission. Next is vegetative propagation, budding, regeneration, fragmentation, spore formation. All of these are types of sexual reproduction. Now we will discuss one by one about all of these types, ठीक है। Firstly, we will discuss about the fission. What is fission? फिजन क्या होता है? फिजन जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रोसेस है, जिसमें कोई भी हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप समझते होंगे, जिसकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी होती है, जैसे कि हमारा अमीबा है, पैरामीशियम है। जो मेनली फिजन जो होता है इसमें क्या होता है, जो पेरेंट की बॉडी है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है हमारा, उसकी बॉडी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है और वो दोनों डॉटर सेल जाके एडल्ट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाती है। कुछ केसेस में पेरेंट सेल जो है वो दो से ज़्यादा सेल्स में भी डिवाइड हो सकती है। इसी बेस पे जो फिजन है हमारा, उसको दो पार्ट्स में बांटा गया है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, ठीक है। अगर हम फर्स्टली बाइनरी फिजन की बात करें, बाइनरी, आपको पता है कि बाइनरी का मीन जो होता है वो होता है टू, ठीक है। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनमें ये मेथड होती है रिप्रोडक्शन की। इसमें क्या होता है, जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, फेवरेबल मीन टू से प्रॉपर वाटर कंटेंट होता है, प्लस इनको टेम्परेचर भी प्रॉपर मिलता है, फेवरेबल टेम्परेचर जो होता है इनके लिए, और फूड का अमाउंट भी एडिक्वेट होता है, यानी जितना फूड इनको चाहिए होता है, प्लस मॉइस्चर, ठीक है। तो जो मदर सेल होती है वो दो टोटल सेल में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द डायग्राम, दिस इज अवर पेरेंट सेल। इससे क्या होता है, सबसे पहले पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है दो पार्ट में, ठीक है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म आपको पता है सेल के अंदर का जो मैटर होता है, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद ये जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है ये डिवाइड हो जाता है, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन के बाद जो ये पेरेंट सेल होती है ये दो इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाती है, जो कि बाद में एडल्ट में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा जो बाइनरी फिजन मेनली जो होता है वो होता है अमीबा में और पैरामीशियम में। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिखाया है आपको, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अमीबा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ऐसे ही मल्टीपल फिजन भी होता है, मल्टीपल फिजन में क्या होता है, मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट बॉडी होती है वो एक से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और जिससे बहुत सारी ड्यूटर सेल बनती है, और वो ड्यूटर सेल फिर फाइनली जाके एडल्ट में डेवलप हो जाती है। मल्टीपल फिजन जो होता है वो मेनली होता है मलेरियल पैरासाइट, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, वो प्लाज्मोडियम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनरेशन की। रीजनरेशन, रीजनरेशन का मीन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपनी बॉडी का जो अपनी बॉडी का जो मोस्ट पार्ट होता है, मतलब अगर उनकी बॉडी का कोई पार्ट टूट जाता है, कट जाता है, तो वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है।
रीजनरेशन का मीन ये होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी होती है कि वो अपने लॉस्ट पार्ट को या ब्रोकन पार्ट को वापस से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिसेलुलर एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें ये रिप्रोडक्शन का मोड होता है, यानी इस प्रोसेस के थ्रू उनमें रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि प्लेनेरिया, आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, ये प्लेनेरिया है। इसकी बॉडी को अगर हम छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं, अगर बहुत छोटे छोटे पीस कर देते हैं इसके, तो इसके एक एक पीस से एक नया इंडिविजुअल बन सकता है। प्लेनेरिया जो है ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो कि रीजनरेशन को शो करता है। ठीक है, दूसरा रीजनरेशन देखने को मिलती है हाइड्रा में भी देखने को मिलती है रीजनरेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मोस्टली जो फंगई होती है, ये भी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये मोस्टली होता है फंगई और बैक्टीरिया में। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन में एक स्ट्रक्चर बन जाती है। जब भी स्पोर का फॉर्मेशन होता है तो एक इस टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, ये स्पोरेंजियम जब फटता है, जब मैच्योर हो जाता है, तो इससे फट के इस तरह से स्पोर्स बाहर निकलते हैं और वो हवा में बिखर जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, और हर एक स्पोर जो है जब भी उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वो न्यू प्लांट में या फिर हम कह सकते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि जिन ऑर्गन्स में स्पोर्स होते हैं उनको स्पोरेंजियम कहते हैं। ठीक है, ये स्पोर जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये स्पोरेंजियम जो है फट जाती है और उनको स्पोर्स को बाहर रिलीज कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्पोर फॉर्मेशन की एडवांटेज क्या होते हैं, इसके फायदे क्या होते हैं। स्पोर फॉर्मेशन जो है ये एक तो ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट देता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर सके। ठीक है, जो स्पोर्स उसमें बनते हैं उनका फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, अब जो ये स्पोर्स हैं इनका जो ट्रांसफर होता है वो वाटर के थ्रू भी हो सकता है और एयर के थ्रू भी हो सकता है, या फिर कुछ एनिमल भी उसके कैरियर का काम कर सकते हैं। मीन टू से जैसे कि स्पोर्स हैं वो हवा में बिखर गए, मतलब हवा से दूर दूर पहुंच गए। हवा से जब वो दूर दूर पहुंचेंगे तो उनका डिस्पर्जन हो जाएगा, यानी स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, वहां जाकर वो जर्मिनेट हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके थ्रू स्पोर्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ऐसे ही अगर स्पोर्स वाटर करंट में पहुंच गए हैं तो वो वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स होते हैं ये बहुत लंबे टाइम के लिए डोरमेंट भी रह सकते हैं। अब आप डोरमेंट क्या होता है, डोरमेंट एक कंडीशन होती है जिसको हम डोरमेंसी भी कहते हैं। ये सीड्स में भी होती है और इसी तरह से ये स्पोर्स में होती है। यानी जब इन स्पोर्स को फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, लाइक इनको मॉइस्चर कंटेंट नहीं मिलता है, प्रॉपर फूड नहीं मिलता है जर्मिनेट होने के लिए, तो ये कुछ टाइम के लिए सो जाते हैं। मीन टू से कुछ टाइम के लिए मतलब नींद में चले जाते हैं। फिर जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये वापस से जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को जो इनका इनएक्टिव पीरियड होता है उसको डोमेंसी कहा जाता है। ठीक है, अब जो स्पोर्स होते हैं ये सीड्स के ही प्रिकर्सर होते हैं, यानी ये सीड्स की तरह ही बिहेव करते हैं। मेनली जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो होता है स्पोरेंजियम, मेनली राइजोपस में होता है, म्यूकर में होता है और पेनिसिलियम में होता है। ये हमारे फंगई और बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये शो किया हुआ है फंगई में। फंगई में क्या होता है, ये सबसे पहले यहाँ हाइफा बनता है, ये बहुत सारी ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं जिनको हम हाइफा कहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा स्पोरेंजियम जिसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। जब भी ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये जो बाहर वाली लेयर है ये फट जाती है, बर्स्ट हो जाती है, जिससे स्पोर्स हवा में बिखर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसमें होता है, मेनली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये हायर प्लांट्स में होता है। ठीक है, मेनली ये होता ही प्लांट्स में है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसमें क्या होता है, वैसे तो प्लांट्स में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने की भी कैपेबिलिटी होती है, लेकिन ये जो मोड होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये एसेक्सुअल मोड होता है प्लांट का। ठीक है, जब भी कोई वेजिटेटिव पार्ट है प्लांट का उसको
उसको हम काट देते हैं तो वो एक नए प्लांट में प्रोड्यूस हो जाता है। ऐसा आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा, जैसे गुलाब होता है, जब हम गुलाब की टहनी को काट के किसी भी गमले में लगा देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे नया प्लांट बन जाता है। ये प्रोसेस ही हमारी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहलाती है। यानी जब भी हम किसी फ्लावरिंग प्लांट, ये मेनली फ्लावरिंग प्लांट्स में होते हैं जो फूल वाले पौधे होते हैं, जब भी हम उस प्लांट के किसी भी वेजिटेटिव पार्ट को काट के दूसरी जगह मिट्टी में लगा देते हैं सोइल में, तो उससे एक नया प्लांट बन जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, इसमें इसका सबसे मेन एग्जांपल होता है लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की जो लीव्स होती है उनमें नोचेस होती हैं। नोचेस मीन टू से उनके जो मार्जिन बना होता है, जैसे ये लीफ है तो उसके ऊपर इस तरह से नोच बनी हुई होती है और इन नोच में छोटे छोटे प्लांट्स का जर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इसमें जगह जगह पे यहाँ पे नोचेस बनी हुई है। ठीक है, जब भी ये जो ब्रायोफाइलम का प्लांट है, इसकी जो लीव है, इसकी जो लीफ होती है, इसकी जो लीव्स होती हैं, वो जब भी सोइल को टच करती है तो उससे क्या होता है, उनकी नोचेस पे जो लीफ का मार्जिन है उस पर जो नोचेस होती है उससे नए प्लांट ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हायर रेट जो होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, वो ब्रायोफाइलम में ही होता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये जो हमने पीछे बात की थी ये था नेचुरल। ठीक है, जो कि नेचुरल तरीके से होता है। कुछ आर्टिफिशियल मेथड भी होती है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, जिसको ह्यूमन बींग जो है वो अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, जिससे कि वो एक टाइम पे बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सके। ठीक है, इसका जो मेनली यूज होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का, वो होता है खेती में। ठीक है, या फिर हॉर्टिकल्चर में, यानी जो फूलों की खेती होती है, जो फूलों के पेड़ उगाए जाते हैं। तो इसका यूज इसलिए किया जाता है जिससे कि कम टाइम में बहुत सारे प्लांट उगा सके और इससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। और इससे क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज भी डेवलप की जा सकती है प्लांट्स की। इसमें मेनली होता है स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग का मतलब है कि हम प्लांट का स्टेम का कोई भी पार्ट काट के उसको मिट्टी में लगा देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, उससे नया प्लांट बन जाता है। नेक्स्ट होती है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि स्टेम का एक पार्ट काट दिया जाता है। ठीक है, उसको मतलब सोइल से खींच लिया, उसको मतलब प्लांट से अलग खींच के, सपोज ये कोई प्लांट है, ये इसकी ब्रांचेज निकली हुई है। ठीक है, तो इसकी एक ब्रांच को खींच के हम नीचे मिट्टी में दबा देते हैं। यहाँ पे हमने इसकी एक ब्रांच को मिट्टी में दबा दिया। ठीक है, बाकी पेरेंट प्लांट से ये अटैच रहेगी, इसको हम पेरेंट प्लांट से अलग नहीं करेंगे। इसको हमने मिट्टी में दबा दिया है, कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये एक नए प्लांट पे ग्रो कर जाती है। फिर हम उसको पेरेंट प्लांट से अलग करके दूसरी जगह पे लगा देते हैं। इस प्रोसेस को हम लेयरिंग कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, ये एक मेथड है जिसमें डिफरेंट पार्ट, दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट को जोड़ के इस तरह से मतलब एक दूसरे के साथ बांध दिया जाता है कि जिससे कि नया प्लांट डेवलप हो सके। सपोज ऐसा मेनली फ्लावरिंग प्लांट्स में किया जाता है। ठीक है, सपोज ये गुलाब का पौधा है। ठीक है, ये रेड गुलाब का पौधा है, ये पिंक गुलाब का पौधा है। तो इसका स्टेम लिया यहाँ से हमने, और इसके स्टेम को कट करके यहाँ से ये जो इसका स्टेम था पिंक रोज का, वो इसके साथ बांध दिया और उसको उसमें जरूरी न्यूट्रिएंट्स लगा के, जैसे गोबर खाद लगाते हैं, गोबर और कुछ जो ग्रोथ हार्मोन होते हैं, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे, जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, उनको जोड़ के इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, किसी भी कपड़े से या पॉलीथीन से कवर कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें ये एक नए प्लांट में मैच्योर हो जाता है और हमारे सामने एक नई ही वैरायटी का प्लांट निकल के आता है। ऐसा जो मेनली किया जाता है वो बनाना में, पाइनएप्पल, ऑरेंज, लेमन, ग्रेप फ्रूट, इन सब वैरायटीज के लिए ये जो मेनली सिट्रस फ्रूट होते हैं, इन सब के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से होता है। जो ग्राफ्टिंग की प्रोसेस होती है वो इस तरह से होती है। यहाँ पे हमने एक प्लांट का स्टेम काट के दूसरे प्लांट पे लगा दिया और उसको फिर हम लेयरिंग कर देते हैं, यानी उसको रैप कर देते हैं और वैक्स कर देते हैं, जिससे कि उसमें एयर का ट्रांसफर
ये प्रोसेस है हमारी कटिंग की, यानी प्लांट का एक पार्ट काट के उसको किसी भी दूसरे पोट में लगा दिया, इसको हम कटिंग कहते हैं। ये कटिंग मेथड होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि वेजिटेटिव जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एक फ़ायदा होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसको कैरी करने के लिए किसी दूसरे पार्टनर पे बेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, एक सिंगल पार्टनर ही इस प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, दूसरा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कम टाइम लेता है और कम टाइम में बहुत सारी ऑफस्प्रिंग बन सकती हैं। जैसे हमने पीछे देखा कि प्लेन एरिया के अगर छोटे छोटे टुकड़े काट देते हैं तो उससे बहुत सारे प्लेन एरिया एक छोटे से टाइम में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो प्रोसेस होती है, दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि हम छोटे से टाइम में बहुत सारी स्पीसीज को ग्रो कर सकते हैं और जो हमारी ऑफस्प्रिंग होती है वो पेरेंट्स की एकदम क्लोन होती है। क्लोन मीन टू से कि उनमें थोड़ा सा भी वेरिएशन नहीं होता है, वो एकदम अपने पेरेंट्स जो उनके पेरेंट्स होते हैं बिल्कुल उनके जैसी दिखाई देती है। ठीक है, दूसरा इसका एक और फ़ायदा क्या है कि जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर है, मीन टू से जिन कैरेक्टर्स की हमें ज़रूरत है या पेरेंट्स में जो अच्छे कैरेक्टर हैं, अगर हम प्लांट्स के केसेस में बात करें तो उसमें क्या होता है कि हमें जो कैरेक्टर चाहिए, अच्छी कैरेक्टर, हम उनको कैरी कर सकते हैं। उन कैरेक्टर्स को हम हमारी जो न्यू जनरेशन होगी या न्यू ऑफस्प्रिंग होगी उसमें हम लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है तो वेरिएशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, यानी जो हमारी ऑफस्प्रिंग होती है वो बिल्कुल पेरेंट के जैसी होती है तो उसमें किसी भी तरह की कोई वेरिएशन नहीं आ पाती है, जिससे कि उसके सर्वाइवल के चांसेस भी कम होते हैं। दूसरा क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो उनकी पेरेंट जनरेशन जो है वो रुक जाती है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद उनकी पेरेंट जनरेशन रुक जाती है। ठीक है, दूसरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इससे बायोडाइवर्सिटी में किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं किया जा सकता है और हमें भी पता है कि एक हेल्दी इकोसिस्टम के लिए बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अगर सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करेंगे तो उससे बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। So here we have talked about firstly reproduction. What is reproduction? Then next type of reproduction, asexual and sexual. And in this video I have explained about the mode of asexual reproduction. Yeah, we can say that types of asexual reproduction, which includes fission, regeneration, spore formation, vegetative propagation, budding, etc. ठीक है, if you like the video, you can share and subscribe my channel. Thank you so much.